कश्मीर के जो वर्तमान परिस्थितियां हैं बहुत ही संकीर्ण हैं, बहुत ही भयावह हैं। उनके साथ एक टर्म एक ज़्यादा वाबस्ता रही है पिछले लगभग 30 वर्षों से, और वो है कर्फ्यू। क्योंकि आज से पहले 3-4 साल 6 महीने का कर्फ्यू रहा, और इस समय भी हम देख रहे हैं कि विभिन्न जो कश्मीर घाटी की जगहें हैं वहाँ या तो सरकारी तौर पर कर्फ्यू है या सिविल कर्फ्यू है। और कर्फ्यू शीर्षक से ही मेरी एक कविता है। चील ने भर दी है अपने पंजों में शहर की सारी चहल पहल। चील ने भर दी है अपने पंजों में शहर की सारी चहल पहल। सड़कों पर घूम रही है नंगे पाँव चुप्पी की डाइन। सड़कों पर घूम रही है नंगे पाँव चुप्पी की डाइन। गौरिया ने अपने बच्चों को दिन में ही सुला दिया है अपने मन के बिस्तर पर, और अपने सिरहाने रखी है आशंकाओं की मैली गठरी। दूर बस्ती के बीच बिजली के खंभे के ऊपर आकाश की लहरियों पर कश्ती चलाता एक पंछी गिरकर मर गया है। तो दोस्तों, कश्मीर आज कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता था पिछले कुछ समय पहले, पिछले कुछ साल पहले, पिछले कुछ दशक पहले, ये सब डॉक्टर निदा नवाज़ की कविताओं में दिखता है। निदा नवाज़ की कविताएं अपने आप में अक्स भी हैं और आईना भी, जिसमें हम कश्मीर, कश्मीरियत और अपना भी चेहरा देख सकते हैं। कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले डॉक्टर निदा नवाज़ सन 63 में जन्मे। इनसे हमारी मुलाकात अभी दिल्ली में वीरेनियत 4 प्रोग्राम में हुई। हमने इन्हें यहाँ अपनी कविताएं सुनाने के लिए आमंत्रित किया। आपकी अभी तक कई किताबें आ चुकी हैं। 1997 में अक्षर अक्षर रक्त भरा, 2015 में बर्फ़ और आग, सिसकियाँ लेता स्वर्ग, इसके अलावा भी कई और किताबें। डॉक्टर निदा, आपका न्यूज़ क्लिक में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। हम आपसे राजनीति पर बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए आपको मनाही है। हम केवल कविता की बात करेंगे। अब बात ही क्या, आपसे कुछ आपके मन की कविताएं सुनेंगे। तो पहले कुछ कविताएं। ये कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित ही कविताएं हैं। चूँकि हालात अगर ख़राब हैं, हालात अगर बारूद से जहर भरे हैं, तो प्यार कहाँ लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये कविता उसी संदर्भ में लिखी गई है। मैं तो कविताओं का चरवाहा हूँ। मैंने भला कब चाहा था अपनी कविताओं में तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ भी लिखना। मैंने भला कब चाहा था अपनी कविताओं में तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ भी लिखना। मैंने भला कब चाहा था बम बारूद और बंदूकों पर कविता लिखना, या कर्फ्यू, क्रैकडाउन और क्रॉस फायरिंग की बातें करना, या उन सैकड़ों नरसंहारों को दर्ज करना जिनमें हज़ारों निर्दोष लोग मारे गए। मैंने भला कब चाहा था कि मैं उन सैकड़ों फर्जी झड़पों की बात करूं जिनमें हज़ारों युवाओं का इस्तेमाल हुआ, और नहीं कभी चाहा था उन बेनाम कब्रों पर बात करना जिनमें मौजूद कंकालों पर भी कोतवाल की बर्बरता के निशान मौजूद हैं। मैं तो कविताओं का चरवाहा हूँ। मैं तो कविताओं का चरवाहा हूँ। भला कब चाहूँगा कि मेरे कोमल शब्दों के रेवड़ पर आतंकवाद का जहरीला साया भी पड़े। नहीं चाहा था कि मेरी कविताओं में कोई कोतवाल मुझे डराए या कोई नकाबपोश घुसपैठ करे। वही नकाबपोश जिनके फतवों के डर से रात के भयभीत अंधेरों को फलांग कर तुम अपनी मातृभूमि से निकले थे। ये कविता दरअसल मैंने अपनी दोस्त सरिता के नाम लिखी है, जो कि विस्थापन झेल रही है। मैंने ये सब कब चाहा था। मैं तो चाहता था अपनी कविताओं में बस प्यार लिखूं, विश्व भर के प्रेमियों के लिए और तुम्हारे लिए भी मेरी जाना। मैं तो चाहता था तुम्हारे बालों को लहराते बादल लिखूं। मैं तो चाहता था तुम्हारे बालों को लहराते बादल लिखूं, लेकिन यहाँ तो टीयर गैस और मिर्च गैस के गहराते बादल हैं। मैं तो तुम्हारी आँखों को रहस्यमय जंगल लिखता, लेकिन अब तो मेरी पूरी घाटी अनिश्चितता के आतंकी जंगल में बदल चुकी है।
मैं चाहता था तुम्हारे लाल लाल होंठों को सुर्ख गुलाब की पंखुड़ियाँ लिखूं, लेकिन यहाँ के सारे गुलाब मुरझा गए हैं। मैं चाहता था तुम्हारी मुस्कान को सूर्योदय लिखूं, लेकिन यहाँ सच के सभी सूर्यों पर पहरे बिठाए गए हैं। मैं चाहता था तुम्हारे स्वरूप को दरिया लिखूं, लेकिन यहाँ का इकलौता दरियाई जहलम भी लहूरंग हो गया है। जब मैं धार्मिक दलालों, नफ़रतों के सौदागरों और तानाशाह प्रशासन के बीच फंस गया हूँ, तो अपनी कविता को तुम्हारे रेशमी बालों, गुलाबी होंठों, रहस्यमय आँखों, दरियासी देह, सूर्य किरण सी मुस्कान से दूर ले जाना लाजमी ठहरता है मेरी जाना। और लाजमी ठहरता है शब्दों के सशक्त प्यालों में कड़वा यथार्थ परोसना, हर तानाशाह और आतंकी के ख़िलाफ़ दर्ज करना एक पुरज़ोर विद्रोह, वरना मैंने भला कब चाहा था अपनी कविताओं में तुम्हारे प्यार के सिवा कुछ भी लिखना। क्या बात है, क्या बात है। और ये दूसरी कविता है, क्योंकि आपने अभी बात की थी कि हम सिर्फ कविताओं पर बात करेंगे। कविताएं तब तक केवल मरे हुए शब्द होती हैं जब तक न उनमें एक ख्याल हो, और एक ख्याल से या जो समाज में राजनीति चलती है उससे कहाँ तक एक लेखक भाग सकता है। बेशक। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ, मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ मशकूक होना ही होता है मर जाना। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ मशकूक होना ही होता है मर जाना, जहाँ घरों से निकलना ही होता है गायब हो जाना। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ मशकूक होना ही होता है मर जाना, जहाँ घरों से निकलना ही होता है गायब हो जाना, जहाँ हर ऊंचा ऊंचा होता सिर तानाशाहों के आदेश पर काट दिया जाता है। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ की उपजाऊ मिट्टी में अब केसर की घुंडियाँ नहीं बारूदी सुरंगें बोई जाती हैं। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ की उपजाऊ मिट्टी में अब केसर की घुंडियाँ नहीं बारूदी सुरंगें बोई जाती हैं, जहाँ के बर्फीले पहाड़ लहूरंग विलाप में बदल जाते हैं, जहाँ के झरनों को मिलता है लोगों के आंसुओं से बहाव, जहाँ सिमटते जा रहे हैं खेत, फैलती जा रही हैं फौजी छावनियाँ, जहाँ देखते ही देखते सड़कें हो जाती हैं रिक्तिम, और मिर्च गैस की शेलिंग से आँखें हो जाती हैं सुर्ख अंधी। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ झूठ की आँखों में आँखें डालना ही होता है अपनी आँखें निकलवाना। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ झूठ की आँखों में आँखें डालना ही होता है अपनी आँखें निकलवाना, सिर उठा के चलना ही होता है अपनी मौत को बुला लेना, आगे बढ़ जाना ही होता है अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मारना, और सच के हक में बोलना ही होता है सदैव के लिए बेजुबान हो जाना। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ घर से निकलते समय माएँ अपने बच्चों के गले में परिचय पत्र डालना कभी नहीं भूलती। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ घर से निकलते समय माएँ अपने बच्चों के गले में परिचय पत्र डालना कभी नहीं भूलती, भले ही वह भूल जाएं टिफ़न या किताबों के बस्ते, अपने नन्हों के परिचय की खातिर नहीं बल्कि उनका शव घर के ही पत्ते पर पहुँचे, इस बात की ही चिंता रहती है उन्हें। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जिसकी सीमाओं की फ़ज़ाओं पर वर्षों से मंडरा रहे हैं चील, कौवे और गिद्ध, और जहाँ मानव कंकालों का लगा हुआ है अनवरत पर्व। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ दूसरों की शर्तों पर जीवन और अपनी शर्तों पर केवल मौत चुनी जा सकती है। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ दूसरों की शर्तों पर जीवन और अपनी शर्तों पर केवल मौत चुनी जा सकती है, जहाँ के बाज़ारों में होती है खौफ की चहल पहल और लोग लेप लेते हैं चेहरों पर झूठी मुस्कुराहटों के फीके रंग। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ के जनगणना दफ्तरों में आधी माँओं और आधी विधवाओं की बढ़ती जा रही हैं सूचियाँ, जितनी बढ़ती जा रही हैं लापता किए गए लोगों की संख्या। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ चेहरों पर चहकता है सोग, पैरों में पड़ जाती हैं जंजीरें, दिलों में धड़कती हैं दहशतें, आँखों में अटकते हैं सपने और उंगलियों पर उगती हैं हैरतें। मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ जहाँ बच्चा होना होता है सहम जाना, जवान होना होता है मर जाना, औरत होना होता है लुट जाना, और बूढ़ा होना होता है अपने ही संतान का कब्रिस्तान हो जाना।
मैं उस नरक में रहता हूँ जो शताब्दियों से भोग रहा है स्वर्ग होने का एक कड़वा और झूठा आरोप। आहा, मुझे लगता है ये सिसकियाँ लेता स्वर्ग से ही ये कविता ली गई है। ये सिसकियाँ लेता स्वर्ग से नहीं, सिसकियाँ लेता स्वर्ग असल में मेरी डायरी है और ये इसी साल मेरा एक कविता संग्रह आया है अंधेरे की पाजेब, उसी कविता संग्रह से ये ली गई हैं। और अब मैं चाहूँगा कि वो बंकर बस्ती और जी वो जी वही मेरे सामने बच्चे है, जो हैं वो वही मेरे सामने जी है। बंकर बस्ती। क्योंकि किसी भी कन्फ्लिक्ट जोन में, ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, बल्कि जब हम विश्व स्तर पर देखते हैं जितने भी कन्फ्लिक्ट जोन हैं वहाँ कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स भी होती रहती हैं। और उसके साथ साथ जो पूरा शहरों का और बस्तियों का ढांचा होता है वो बदल जाता है जी, वो बंकरों में तब्दील होने लगता है किसी भी कन्फ्लिक्ट जोन में। और कश्मीर में भी ऐसी ही हालत है, जहाँ कल तक खूबसूरत दुकानें थी वहाँ कोई ना कोई बंकर खड़ा होगा, जहाँ कल तक कोई खूबसूरत चौराहा था वहाँ कोई ना कोई बंकर खड़ा होगा। और बंकर और रिजर्वायर बाड़ वगैरह वो तो पूरा शहर या पूरी बस्ती कन्फ्लिक्ट जोन की फिर उसमें पड़ जाती है। और ये बंकर बस्ती की छोटी छोटी कविताएं हैं। आँखों में आँखें डालकर फुंकारता है डर, आँखों में आँखें डालकर फुनकारता है डर, बंकर के चारों तरफ बिछी रेजर वायर के नुकीले ब्लेड ढल जाते हैं सपनों के हजारों विषदंतों में। रेजर वायर के नुकीले ब्लेड ढल जाते हैं सांपों के हजारों विषदंतों में, बेसाख्ता तेज हो जाती हैं दिल की बेतरतीब धड़कनें। बंकर के अंदर से बंदूकों के ट्रिगर्स पर उंगलियों का दबाव बढ़ने लगता है। भूखी आंखों के चंद जोड़े एक थरथराते देह पर साधने लगते हैं अचूक निशाना। इस बंकर बस्ती के नुक्कड़ पर हर दिन मर जाता है कोई अलहड़ बालक परिंदा, एक बेनाम मौत। शाम होते ही हर तरफ फैल जाता है सियाह सहमा सन्नाटा, लोग ढल जाते हैं लाशों में, सूरज डर के मारे सिकुड़ जाता है एक बड़े से रक्त धब्बे में। नीड़ों में सिमट चुके परिंदे मुश्किल से सुन पाते हैं बंकर बस्ती की धीमी धड़कनें। अजानों और चिमनियों से निकलता हरा काला धुआं घेर लेता है सारी फजा को। किसी बंकर से निकली रम और विस्की की ताज़ी बू ऊंची मीनारों का चिढ़ा रही है मुँह। चंद बिखरी परछाइयाँ सुरमई सांझ की उखड़ी सांसों पर लिखकर चली जाती हैं इतिहास के निर्दय अक्षरों में अपनी पहचान खो चुकी एक सुंदर घाटी की आखिरी वसीयत। सब कुछ तैयार है, बौने मीडियाकर्मी बुलाए जा चुके हैं। क्या बात। कैमरों की आंखें तन गई हैं बंकर चौक पर। सब कुछ तैयार है, बौने मीडियाकर्मी बुलाए जा चुके हैं। कैमरों की आंखें तन गई हैं बंकर चौक पर। एक कलंशकोफ और चंद हथगोले भी हथियार गृह से मंगाए गए हैं। प्रेस नोटों में केवल नाम मात्र भरना बाकी है। प्रतीक्षा है बस एक नए निशाने की। बगल में फाइलें दबाए निकलेगा ही कोई बाबू दफ्तर के लिए। किसी छात्र को स्कूल जाने की जल्दी तो होगी, अस्पताल जाने की टोह में कोई बीमार तो चाहता होगा दर्द से बचना। अपने बच्चों की स्कूली फीस जुटाने की मस्ती में मजदूर तो कोई निकलेगा ही अपने घर से। और कल परोसी जाएगी समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों के प्राइम टाइम पर बड़ी बेबाकी से यह खबर, कल बंकर बस्ती के चौक पर कोतवाल के साथ हुई मुठभेड़ में एक खूंखार आतंकी मारा गया। आहा। और ये और एक छोटी कविता है इसी श्रृंखला की। बंकर बस्ती के उस किनारे स्कूल के आंगन में फैली बच्चों की बेजान पंक्तियाँ, किसी पॉलीथीन के एल्बम में सजाई गई हों तितलियाँ, या जैसे छोटे छोटे रोबोज को कभी न मुस्कुराने और न ही कभी खुश रहने के लिए प्रोग्राम किया गया हो। युद्ध क्षेत्र बने मेरे इस शहर का बेजान मुरझाया हुआ यह भविष्य अपने नाजुक कंधों पर अतीत और वर्तमान का क्रूर बोझ उठाए एक लक्ष्यहीन सड़क पर दिन रात रेंग रहा है। बंकर बस्ती की एक अंधेरी गली में चेहरे पर काला नकाब चढ़ाए एक आतंकी साया धो रहा है खून से सने अपने हाथ।
और थोड़ी ही दूरी पर किसी निर्दोष के जीवन पन्नों पर रिक्तिम छींटों से लिखी जा चुकी है एक आखिरी लाल इबारत। यौवन के कांधों पर मस्ती से चलती पीले सुरमई लाल रंग की एक नाजुक तितली का सफ़ेद फिराक बनकर बस्ती के तारों में फंस गया। देह के साथ साथ आत्मा भी रक्त रक्त हुई। उसके सपनों की सिसकियां और मर्यादा की फड़फड़ाहट बीच बनकर ही दफन हुई। किसी ने कुछ भी नहीं देखा। मैं चाहता था कि एक तो थोड़ी सी बात ये थोड़ा सा जानना चाह रहा था कि कश्मीर और हिंदी कविता जी। और वो दौर जब वो 97 का, जब आप 97 में आपकी किताब आ जाती है हिंदी में, आपने हिंदी को चुना उस दरअसल कविता कश्मीर को। में अगर जी। हम देखें, कश्मीर में हिंदी जो है लगभग चौथी भाषा है और हिंदी का उतना वहाँ प्रचलन नहीं है। हिंदी में जो लिखते थे 1989 से पहले, या हम कहें मिलिटेंसी के आगमन से पहले, तो वो ज़्यादातर कश्मीरी हिंदू थे। क्योंकि जब पलायन हुआ तो वो सारे के सारे वहाँ से बाहर, कोई जम्मू में रहने लगा, कोई देश के की विभिन्न जगहों पर रहने लगी, तो वहाँ फिर एक खलासी पैदा हुई, एक गैप सी आ गई। हिंदी लिखने वाला लगभग कोई नहीं था। हम दो लोग थे, एक मेरे मित्र हैं सतीश विमल जी, तो वो आकाशवाणी श्रीनगर केंद्र के साथ संबंधित हैं, वो लिखते हैं, लेकिन वो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनको लिखने से परहेज़ ही करते हैं। और एक मैं था जो हिंदी लिखते थे और जिन्होंने अपना ये कर्तव्य समझा कि जो भी यहाँ घट रहा है, और एक लेखक का कर्तव्य ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी वो देखे, जो जिस चीज़ का वो अनुभव करे, तो उसको उसी तरह से वो पेश करे। ये एक कर्तव्य होता है लेखक का। तो उसी कर्तव्य को निभाते हुए मैंने 1997 में, चूँकि वहाँ मिलिटेंसी का आगमन हुआ था 1999 में ही, तो 97 में मैंने मेरी पहली जो कविता संग्रह मेरा आया, अक्षर अक्षर रक्त भरा, जिसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। तो वो एक ऐसा कविता संग्रह था किसी भी भाषा में जिसने मिलिटेंसी को और विशेषकर जो वहाँ उल्लंघन होता था मानव अधिकारों का, तो उसको रेखांकित किया। तो उससे और अब तक का सफ़र जो 2019, तो किस तरह से बदलाव उसमें आए, किस तरह से आपने खुद को देखा, हालात, कश्मीर को जहाँ देखा? तक हालात की बात है और कश्मीर की बात है, जो मेरी पहली किताब थी तो वो सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो एक वो तो आतंकवाद के ही खिलाफ थी, उसमें कोई शक नहीं है। मगर फिर हालात बहुत ही अलग हो गए। फिर ऐसा अनिश्चितता का ऐसा जाल वहाँ बुना गया, और एजेंसीज़ और डिफरेंट किस्म के लोग और सरकारें और प्रशासन और उधर के लोग, इधर के लोग, उस पार की एजेंसियाँ, इस पार की एजेंसियाँ, और ऐसा जमावड़ा हुआ कि हर एक अपने पाँवों तले मानव अधिकारों को रौंद रहा था। ये परिस्थिति थी। और उन्हीं परिस्थितियों में फिर फेक एनकाउंटर्स भी हुए, फिर फेक बहुत कुछ हुआ, फिर फेक न्यूज़ें चलनी शुरू की। लेकिन मैंने वही अपना एक लेखक की हैसियत से अपना कर्तव्य निभाते हुए, फिर मेरी किताब जो आई, सिसकियाँ लेता स्वर्ग, मेरी डायरी आई, उसमें मैंने पूरा, वो तो एक तरह का दस्तावेज़ है 25 वर्षों का, उसमें मैंने नाम तक लिखे हैं, FIR नंबर्स तक उसमें मौजूद हैं, और मैंने कोई चीज़ उसमें छुपाई नहीं। अगर किसी जगह आतंकियों ने किसी निर्दोष को उठाया था मेरी आंखों के सामने, तो मैंने उसका उल्लेख किया। अगर किसी जगह फौज की तरफ से कोई ज़्यादती हुई थी, मैंने उसका भी उल्लेख किया। क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि एक समय आएगा जब लोग, हम नहीं होंगे, मैं नहीं हूँगा, मेरी किताबें होंगी, लोग देखेंगे कि नहीं, किसी ने सच का साथ दिया था। हद तो ये है कि जितने भी लेखक हमारे हिंदी के हैं, मुझे अक्सर उनके साथ ये दुख मुझे रहता है कि कश्मीर का जो आम आदमी है वो बहुत कुछ भोग रहा है, बहुत दर्द भोग रहा है आम आदमी, क्योंकि वो दो पाटन के बीच फंस गया है। उस पार वाले एक साइड से, उनकी एजेंसियां एक साइड से, मिलिटेंट एक साइड से, फौज एक साइड से, और बीच में जो है वो आम कश्मीरी फंस गया है। तो मेरा दुख ये है कि जो कश्मीर से फिर जिन्होंने पलायन किया बाहर, उन्होंने कभी उनकी बात नहीं की।
उन्होंने आम कश्मीरी को न अपनी कविताओं में लाया, न अपनी उपन्यासों में लाया, न किसी साहित्य के किसी भी फॉर्मेट में उन्होंने नहीं लाया। जबकि मैं वहाँ था, मुझसे पहले ही वहाँ कश्मीरी हिंदू पलायन कर चुके थे, मगर उनके दर्द को मैं समझता था। असल में ऐसा रहा है, मैं 30 साल से कश्मीर में हूँ और कश्मीर में इन 30 वर्षों के दौरान मैंने सैकड़ों क्रैकडाउन देखे होंगे, मैंने सैकड़ों क्रॉस फायरिंग्स देखी होंगी। मैं खुद एक ये हथगोले की जद में आ गया, ज़ख्मी हुआ, पूरी तरह घायल हुआ और उसका उल्लेख मेरी सिस्कियाँ लेता स्वर्ग में है। तो मेरे सामने, मेरी आँखों के सामने सब कुछ हुआ। और उन्हीं में एक वाक़या ऐसा भी है कि जब मेरे सामने एक स्कूल के गेट पे जब एक माइन ब्लास्ट हुआ, उसमें स्कूल के बच्चे मर गए, उसमें सड़क में चलते हुए लोग भी मर गए, तो मैंने एक कविता लिखी थी उन्हीं बच्चों को याद करते हुए। जी पढ़ें। मत जगाओ मेरे बच्चों को, बारूदी सुरंग की लपेट में आने वाले मृत स्कूल बच्चों को देखकर। मत जगाओ मेरे बच्चों को गहरी नींद से, इन्हें सोने दो परियों की गोद में, सुनने दो इन्हें सनातन स्वर्गीय लोरियाँ, यह किताबों के बस्ते रहने दो इनके सिरहाने, रहने दो इनकी नन्ही जेबों में सुरक्षित ये कलमें, पेंसिलें और रंग बिरंगे स्केच पेन। ये निकले थे स्कूल के रास्ते से इस विशाल ब्रह्मांड को खोजने, निहारने। ये निकले थे अपने जीवन के साथ साथ पूरे समाज की आंखों में भरने सुनहले सपने। अभी इनका अपना कैनवास कोरा ही पड़ा था और ये सोच ही रहे थे भरना उसमें विश्व के सभी खुशनुमा रंग, लेकिन तानाशाहों के गुर्गों ने इन्हें रिक्तिम रंग से रंग दिया। मत ठोंसो इनके बस्तों में अब चॉकलेट कैंडीज़ और केसरिया बादामी मिठाइयाँ, अब व्यर्थ हैं ये लुभाने वाली चीज़ें इनके लिए। इनके बिखरे पड़े टिफ़न को रहने दो जू का तू, अब यह संसार की भूख से मुक्त हुए हैं। अब इनको नहीं चाहिए गाजर का हलवा, छोले भटूरे या फिर कोई मनपसंद सैंडविच। जब रोटी और रक्त की छींटें मिलते हैं एक साथ, जब रोटी और रक्त की छींटें मिलती हैं एक साथ, आरंभ होने लगता है साम्राज्य का विनाश। सूखी रेत की तरह सरकने लगता है बड़े बड़े तानाशाहों का अहंकार। मत जगाओ मेरे बच्चों को गहरी नींद से, इन्हें सोने दो परियों की गोद में। मत उतारो इनके लाल लाल कपड़े, इनके खून सने जूते, लहू रंग कमीज़ें। इनको परेशान मत करो अपनी आहूं और आंसुओं से, इन्हें अशांत मत करो अपनी सिसकियों स्मृतियों से। मत जगाओ मेरे बच्चों को गहरी नींद से, इन्हें सोने दो परियों की गोद में, सुनने दो इन्हें सनातन स्वर्गीय लोरियाँ, ये नींदों के एक लंबे सफ़र पर निकल पड़े हैं। अब और सुनने की सामर्थ्य नहीं बची। इतनी संवेदनशील कविताएं, ऐसी मंजरकशी, ऐसा विवरण, ऐसा आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक कविता लिखते हुए मैंने बहुत रोया है। और हंसना जो है, मैं 30 वर्षों से अब हंसना हम भूल गए हैं। आम कश्मीरी अब वो भूल गया है हंसना, वहाँ तो हंसने के नाम पे है ही नहीं कुछ। खैर फिर भी मैं ये कहूँगा कि अनुच्छेद 370 हट गया, हंसने के लिए कुछ नहीं। फिर भी कविता का एक पुल तो है। ये पुल बनाए रखने के लिए शुक्रिया। हालांकि हम पुल की व्यथा भी जानते हैं। हमारे मित्र हैं ओम प्रकाश नदीम, उनके शब्दों में अगर मैं कहूँ कि ऐन दरिया में खड़े रहने की पाई है सज़ा, दो किनारों को मिलाया ये खता पुल की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।